सभी हमारे नितिन मनोहर एकेडमी डॉट एजुकेशन के सभी हमारे पैरा व्यूवर्स, मैं आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे पैरा व्यूवर्स, मैं रैंडमली आपके साथ हमारा सब्जेक्ट डिस्कशन करता हूँ, साथ ही साथ टॉपिक डिस्कशन भी करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिस्कशन से ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, डिस्कशन से ही हमारा जो डाउट है वो भी सॉल्व होता है। सो डिस्कशन में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसको हमको आइडेंटिफाई करना है सो दैट कि हमको जो भी अभी दिक्कतें हमको अभी फेस कर रहे हैं हम ये फ्यूचर में फेस न करें। सो अभी ये हालांकि वन साइड कम्युनिकेशन अभी के लिए माना जाएगा, लेकिन आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे ऑफलाइन मैसेज, आई मीन टू से टेस्ट मैसेज कर सकते हैं। देन आफ्टर आप मुझे एक सिंपल वे वो भी है कि आप कमेंट बॉक्स में आपका जो प्रॉब्लम है वो पुट कर सकते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये कमेंट बॉक्स में पब्लिकली पब्लिश करना ये किसी को अनकम्फर्टेबल लगता है, लेकिन मैं आपको दोस्तों ये बोलना चाहूँगा कि अगर समस्या है तो उसका आप शेयरिंग करिए सो दैट कि उसके ऊपर हल निकले, ठीक है, ना कि उसको दबा के रखिए। सो दबाने से क्या होगा, उस प्रॉब्लम को दबाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो बढ़ते जाएंगी। जैसे कि अब मान के चलो आपको एक टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है, अब मान के चलो आपको जो हमारा चलो हम हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि आपको इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ को मेरे साथ या फिर आपके फैकल्टी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या लॉस होने वाला है। तो इससे आपका लॉस होने वाला है कि आप उस सेक्शन के अंदर, उस टॉपिक के अंदर आप खुद को वीक महसूस करेंगे। और इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा डर, ठीक है। जो हम इस डर को लेके ये सोच रहे हैं कि क्या कहेंगे सर, या फिर मैं कैसा इसको डिस्कस करूं, कैसा इसको सर के साथ शेयर करूं कि सर मुझे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, सर मुझे डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम है, सर मुझे प्रोबेबिलिटीज़ में प्रॉब्लम है, सर मुझे स्टैटिस्टिक में प्रॉब्लम है। तो ये एक सोचने वाली बात बन जाती है। तो इसलिए दोस्तों इस डर को बाय बाय करो, और जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जो भी हमारा समस्या है, वो सर के साथ बिना कोई किसी मन में संकोच रखे बिल्कुल आप शेयर करें। हाँ, हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है दोस्तों कि जब कोई सर आई मीन टू से हियर, वो आपसे 10 गुना या फिर आपसे 50 गुना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो इसीलिए वो हो सकता है कि एट द फर्स्ट टाइम तो जनरली कोई करता नहीं है, वो सर आपको फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्ड करेंगे, और हो सकता है आपको उस टाइम भी ना समझे, आपको वो टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं हो, तो उस कंडीशन में वो सर थोड़ा बहुत डांट सकते हैं। तो आपको वो डांट सहना है, बिकॉज वो डांट आपका भविष्य बनाने वाली है। इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी कभी डांटना हमारे लिए वरदान बन जाता है, और उस डांटने को आप पॉजिटिव वे से लेना चाहिए, ना कि निगेटिव वे से लेना चाहिए, क्योंकि जब भी वो डांटेंगे तभी तो हमको उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि सर ने भी उतना कोऑपरेट बच्चों के साथ करना चाहिए कि वो बच्चा भी अगर उसे एक टर्म में या फिर एक टाइम में उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उसके माइंड में नहीं बनी, तो
ये उस टीचर का भी एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि उसने सेकंड टाइम भी उस स्टूडेंट को समझाना चाहिए, उसका जो डाउट है वो क्लियर करना चाहिए। अगर सेकंड टाइम भी उसको नहीं समझ रहा तो जो जो बोल सकते हैं, जो कोई अनादर वे से अगर उसको हम समझा सकते हैं तो उसका भी प्रयास करना चाहिए, ऐसा ये मेरा ओपिनियन है। हाँ, जितनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फैकल्टी की या फिर टीचर की है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस स्टूडेंट की है कि वो उस कॉन्सेप्ट को समझे, खुद से प्रैक्टिस करे। क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब तक कि आप, अभी देखिए मैंने एक टॉपिक समझा दिया, ठीक है, अभी एक हम कौन सा भी टॉपिक का ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आपको एक बार समझा दिया, और एक बार समझाने के बाद में भी आपको वो बात ध्यान में नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में आप मेरे पास और फिर से आएंगे, आप मुझे और डिटेल में उसको पूछेंगे कि सर ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, और उस टाइम मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको और एक बार उसको प्रॉपर वे से समझाऊँ। हो सकता है कोई जो टेक्निक है समझाने की उसको भी चेंज करूँ, सो दैट कि आपके वो ध्यान में आ जाए, ठीक है। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये टीचर ने इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चा डर जाता है जब आप उसको थोड़ा अग्रेसिव वे से आप उसको समझाते हैं तो वो डर जाता है। तो आपको भी उसके साथ प्रॉपर और थोड़ा बहुत फ्रेंडली मोड में उसको समझाना है, सो दैट कि उसका कॉन्फिडेंस बना रहे, ना कि उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है फॉर द ग्रेट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये मेरा ओपिनियन है। हालांकि मुझे मेरे एजुकेशन जो मेरा स्टूडेंट लाइफ है उसके अंदर मैंने काफ़ी रोस्ट कंडीशन से मैं गुज़रा हूँ, तभी जाके मैं ये आपके साथ शेयर कर पा सकता हूँ। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हमारे सेकंड ईयर बीटेक और बीई वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी कॉमन सब्जेक्ट है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ना जस्ट कॉमन है बल्कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको काफ़ी प्रॉपर वे से सॉल्व करना है, देखना है, मोर एंड मोर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सो दैट कि आप उस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको इसके अंदर एक प्रॉपर वे से ग्रिप मिल सके, और विद द हेल्प ऑफ दिस LDE आप नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है उसको सॉल्व कर पाए। सो देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन अभी इसके अंदर तो बहुत सारे चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एज पर गेट सिलेबस ये सेक्शन 1 का सब्जेक्ट है। सेक्शन 1 ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है, जिसके अंदर ये जो PDE है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये स्टैंड करता है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको 2 सब्जेक्ट मिला के एक बुक बनाना है, ठीक है। तो जब भी आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बुक बनाएंगे तो उस टाइम आपको क्या करना है, अगर आपकी 100 पेज की बुक है तो 100 पेज के बुक में से आपको 50 पेज ये जनरल एप्टीट्यूड को देना है और 50 पेज आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को देना है, सो दैट कि आपका 100 पेज का जो ये बुक है ये ओवरऑल जो हमारा मैथमेटिकल सेक्शन है उससे कवर हो जाए।
देन आफ्टर आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी फॉलो करना है। अब ये सिमिलरिटी भला क्या है? तो सिमिलरिटी ये वो बात बन जाती है जो कि मान के चलो आपके इलेक्ट्रिकल मशीन और जो हमारा 6 नंबर का सेक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, तो उसका एक बुक, उसके बाद में जो हमारा 9वां नंबर का सेक्शन है, 9वां नंबर का सेक्शन हमारा कौन सा है? तो वो है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नो 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 नो, वो हमारा जो 9वां नंबर का सेक्शन है वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद में जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, हम सभी का फेवरेट, वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारे पास जो रेफरेंस बुक है उसका नाम है डॉक्टर पी.एस. भीमराव। डॉक्टर पी.एस. भीमराव is the book for power electronics and the name for this publisher is खन्ना पब्लिशिंग। तो ये एक काफ़ी पॉपुलर बुक है, आप भी इसको यूज़ करें, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे काफ़ी क्लियर वे से बताना चाहूँगा कि मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे से एक स्टूडेंट हूँ और आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मैं गाइड करने का हकदार नहीं हूँ, आप मुझे एज अ फ्रेंड कंसीडर करें। जस्ट एक बात का ध्यान रखें कि आपको मुझे कैजुअली नहीं लेना है, यानी जैसे जनरली एक फ्रेंडशिप में होता है कि दोस्त दोस्त को कैजुअली लेता है, ठीक है, कैजुअली इन द सेंस एक वो अटेंशन वाली फीलिंग नहीं आती है फ्रेंडशिप के अंदर, जो कि एक प्रोफेशनल रिलेशन में हमको देखने के लिए मिलती है। जो अटेंशन हमको पे करना है टूवर्ड्स द सब्जेक्ट वो डेफिनेटली पे करना है। और हालांकि मैं मेरी प्रोफेशनलिटी आपके सामने कभी शो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी एक फ्रेंडली रिलेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इट मे बी स्टडी और इट मे बी अनदर लाइफ। सो मैं फ्रेंडली रिलेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला है। मेरे जो ओवरऑल फ्रेंड लोग हैं वो मुझे मानते हैं, क्योंकि मेरा जो बिहेवियर है वो रियली मैं मैक्सिमम टाइम फ्रेंडली रखने का प्रयास करता हूँ। सो हमारा जो टॉपिक है उसके और बढ़ेंगे। सो इसके अंदर तो बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे चैप्टर है, तो हमको ये पूरा जो बीवस ग्रीवाल है इसको पूरा नहीं ये करना है। हाँ, हालांकि जो हमारे इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उसको इसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद में जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उसको इसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद में जो हमारे एमटेक वाले बच्चे हैं उनको भी इसको पूरा पढ़ना है। और एट द टाइम ऑफ लास्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं पीएचडी वाले जो पर्सन हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि ये एमटेक और पीएचडी बहुत बड़ा खुराक आपने दे दिया, ये आप कहने वाले हैं ये मुझे पता है, बट क्या करूँ, मैं उसको एक्सपीरियंस करता हूँ कि वो भी लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, ऐसा मैं स्ट्रॉन्ग होप करता हूँ। सो इसीलिए मैं उनका नाम लिया। देखिए बच्चों, देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, पढ़ाई करना ये कभी भी लॉस प्रोसेस नहीं रहेगी। हाँ, एक कंडीशन में कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने स्ट्रीम का पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने फील्ड का पढ़ रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा सही जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो वो एक बात है।
आप अपना फील्ड का पढ़िए, आप अपने स्ट्रीम का पढ़िए, आप अपने सब्जेक्ट का पढ़िए, वो आपको एडवांटेज देगा, ना कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। ये एक मीनिंगलेस प्रोसेस है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हमको ओवरऑल कंप्लीट करना है। उसके बाद में स्टैटिस्टिकल मेथड, बीएस ग्रीवाल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए एक वरदान है। आपके जो बुक वाला ये है, बुक वाला सेक्शन है, उसके अंदर बीएस ग्रीवाल बुक को आपको जगह देना है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो बुक है, ये बुक किंग ऑफ द मैथमेटिक्स कहलाएंगी एज़ पर माय ओपिनियन, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ना कोई ऑफिशियल ओपिनियन है, ठीक है। मुझे इस बुक पे ट्रस्ट है और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। अगर आपने एक बार उसको फाइनलाइज कर दिया है कि मैं ये मटेरियल पढ़ने वाला हूँ, तो आप किसी भी टाइम, किसी भी डे में आप उसके ऊपर संकोच ना कीजिए, आप उसके ऊपर उंगली ना उठाए कि ये मटेरियल सही है कि रॉन्ग है। हाँ, ये मैं बात मानता हूँ कि नॉट इवन बुक बट ऑन द यूनिवर्स, नो एनीवन सिंगल थिंग इज़ परफेक्ट। सो इस बात को मैं मानता हूँ कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है और ना हो सकती है। चीज़ का परफेक्ट रहना यानी वहाँ से उस चीज़ के प्रति या उस सेक्टर के प्रति अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से क्लोज कर देना है। सो इसीलिए हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट रहता है, ठीक है। हालांकि वो डिफेक्ट कभी कभी बहुत माइनर रहता है, जिससे उस चीज़ के ऊपर फ़र्क नहीं गिरता। हालांकि वो डिफेक्ट एक अपॉर्चुनिटी रहती है, जो हमारे आस्पिरेंट उसको आइडेंटिफाई करके उस फॉल्ट के प्रति काम करते हैं। उसको ही हम रिसर्च बोलते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। तो आपको आपका टाइम टेबल डिज़ाइन करना है, जैसे कि मैंने मेरा टाइम टेबल डिज़ाइन किया है। सो आप आपके शेड्यूल के प्रति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ना रह के सिंप्लिसिटी को फॉलो कीजिए। अब देखिए, कोई 6 दिन रूटीन को फॉलो करता है, कोई 5 दिन रूटीन को फॉलो करता है। इन कंसर्न ऑफ मी, मैं रूटीन को 6 दिन फॉलो करता हूँ, और जो एक 7वां दिन रहता है, इट में बी संडे और इट में भी कोई अनदर डे। तो आप अगर मान के चलिए, आप अगर 6 दिन का अगर प्रोजेक्शन आप अगर करेंगे, तो 6 दिन के अंदर जो मैंने प्रोजेक्शन किया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी के लिए थोड़ा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम स्टॉप कर देते हैं। हालांकि मैंने आपके साथ इसका डिस्कशन किया है, और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसका डिस्कशन और कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको जो हमारी फार्मूला बुक है वो कैसा बनाएंगे उसके बारे में भी मैं अपडेट दूंगा। लेकिन अभी के लिए हम हमारा टाइम टेबल फॉर स्टडी वाला सेक्शन डिस्कस करते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो देखिए, 6 से 6:30 ये वेकअप एंड फ्रेश का टाइम है, जिसके अंदर आपको उठने से आपको फ्रेश होने तक की एक्टिविटी परफॉर्म करना है। देन आफ्टर 6:30 से लेके 7:30
आप ग्राउंड पे जाके मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या फिर रनिंग भी कर सकते हैं, एज पर कैंडिडेट उसको क्या सूट होता है। देन आफ्टर उधर से आधे घंटे में रिटर्न आने के बाद में 8 से 10 आपको लंच, 8 से 10 आपको आपका नाश्ता लेना है। आपका नाश्ता लेना है, सबसे पहले तो आपको बात करना है, आपको नहाना है। नहाने के बाद में आपको नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद में ये जो टाइम स्पैन है, ये 8 से लेके 10 का टाइम स्पैन है। इसके अंदर आपको नहाना धोना और उसके बाद में नाश्ता वगैरह करके 10 बजे आपको रेडी रहना है। देन आफ्टर 10 से 1 के बीच में आप एक सब्जेक्ट डील कर सकते हैं। हालांकि मेरे केस में 10 से 1 के बीच में मैं कोई अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो हर एक स्टूडेंट का, हर एक कैंडिडेट का, हर एक बच्चे का जो टाइम टेबल है वो अलग रहना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। जैसे कि मेरे केस में मेरा टाइम टेबल अलग है, ऐसा ही सेम आपका टाइम टेबल ये डिफ़र रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक कैंडिडेट अपना दिन अलग स्टाइल से गुजारता है, अलग रूटीन से गुजारता है, इसीलिए ये अलग रहेगा। हालांकि जो पढ़ने का और जो ब्रेक वाला जो सिस्टम है, जो सोने वाला सिस्टम है, उठने वाला सिस्टम है, इसके अंदर मोस्ट सिमिलैरिटी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये 1 से 10 से 1 के बीच में आप पढ़ाई कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट डील कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग टाइम है उसको आप थोड़ा बहुत ये भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। हाँ, अभी इस कंडीशन में जो कॉलेज पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो क्या करें, तो देखिए ये 10 से आगे, मतलब 10 से सीधा आप 6 बजे तक पकड़ लो। 10 से 6 जो है ये आपको आपका कॉलेज अटेंड करने के लिए देना है, जो अभी कॉलेज ऑन द वे है, जिनका अभी डिप्लोमा चल रहा है, जिनका अभी बैचलर डिग्री चल रहा है, जिनका अभी मास्टर डिग्री चल रहा है, वो बच्चे ये 10 से लेके 6 बजे तक अपना पढ़ाई करें। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पावर कट हो चुका है और अभी मैं इन्वर्टर शुरू करने जा रहा हूँ, तभी तक आपको वेट करना है। तो अभी लाइन हमारी इलेक्ट्रिसिटी चले गई है, तो उसके वजह से अपना ये रोकना पड़ा। तो अभी हम रोकते हैं और बाकी का जो है हमारा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। और ये कुछ कॉमन बातें जो मैंने आपसे शेयर की, और आप भी आपके दोस्त लोग से ये बात शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ कॉमन फैक्टर बन जाते हैं, जैसे कि 6 से 8 महीने पढ़ लिया, उसके बाद में 20 मिनट ये ज़्यादा से ज़्यादा हो गया,
और 15 मिनट ये कम से कम हो गया। अगर आप 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं वो भी सफिशेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको दो दो सब्जेक्ट के बीच में गैप बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है। अगर आपको लगता होगा कि आप 20 मिनट रेस्ट करना चाहते हैं तो 20 मिनट कीजिए, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैंने भी 20 मिनट का रेस्ट मेरे शेड्यूल के अंदर ऐड किया है। देन आफ्टर आपको 8:20 से लेके 10:20 तक सब्जेक्ट को मैनेज करना है, सब्जेक्ट को स्टडी करना है। और उसके बाद में जो ये 40 मिनट बच रहे हैं 10:20 से लेके ये 11, मतलब ये कुल मिला के 40 मिनट हो गए। तो इसके अंदर आप अपना डिनर लीजिए, आपका जो रात वाला भोजन है वो लीजिए, और उसके बाद में सीधा बिना किसी डिवाइस को हाथ लगाए, मतलब मोबाइल का रोल 11 के बाद में बिल्कुल बंद रहना चाहिए। इसके फेवर में मैं हूँ, आप इसके फेवर में है क्या वो कमेंट करके मुझे बताइए। बिल्कुल स्ट्रिक्टली 11 के बाद नो मोबाइल, और 6 से पहले भी नो मोबाइल, क्योंकि आपको उठना ही 6 बजे है, ठीक है। मतलब इस टाइम टेबल का जो शेड्यूल है वो 11 से 6 ये सोना है, और 6 से 10:30 इसके अंदर आपको आपका काम करना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक प्रॉपर और एक रिसर्च करके बनाया हुआ टाइम टेबल फॉर स्टडी पर्पज, ठीक है। यानी इसके अंदर मैंने कहीं पे भी 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करने का रिकमेंडेशन नहीं किया है, ठीक है। हालांकि ये किस बच्चे ने करना चाहिए और किस बच्चे ने नहीं करना चाहिए उसका अपना अपना राय है, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर, बिल्कुल आप करो, बिल्कुल आप इसको इम्प्लीमेंट करो, ये मैं आपके ऊपर लादने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जस्ट एक ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरे बारे में है, ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम टेबल आपके ऊपर सूट हो या फिर आपने इसको फॉलो करना चाहिए। हालांकि ये इसका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे मेरे प्रीवियस जो हमारा स्टूडेंट लाइफ अभी तक के जो था, यानी एट द टाइम ऑफ मोमेंट, तो अभी तक के मैंने इसको जो फॉलो किया तो उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है, और आगे भी मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आशा करूँगा कि मुझे इसका जो रिज़ल्ट है वो मिले, और मैं ये जस्ट आपके साथ एक कैजुअली वे से इसको शेयर करने का मैंने प्रयास किया, जो कि ऐसा मुझे लगता है कि ये इफ़ेक्टिव है, और ये मेरा खुद के ऊपर फेथ है, ठीक है। इट इज़ अ गुड फेथ ऑन मी, ओके। तो अभी के लिए हम रुकेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 28 मिनट 40, मतलब आधा घंटे का वो हमारा बन गया है, जो कि मेरे लिए काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है, ठीक है। तो क्या मैं अभी थोड़ा बहुत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि चलो ठीक है, नहीं करते हैं क्योंकि वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए उसको इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करना, यानी हम बोलते हैं उसको वो तड़का वाली खिचड़ी बनाने वाला काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस कंटेंट को यहाँ तक की मर्यादित, यहाँ तक की सीमित रखते हैं। और मैं मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इसको शेयर करना है। इस नितिन मनोहर academy.education को आप इतना शेयर करना है कि
जो भी स्टूडेंट खुद को अनकॉन्फिडेंट या खुद को अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करता है, ठीक है, उस बच्चे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं। अब एक काफ़ी ट्रू फैक्ट वाली बात बताता हूँ मैं आपको। ट्रू फैक्ट वाली बात यह है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने मेरे लाइफ में इतने ज़्यादा फेल्यूर फेस किए हैं, इतने ज़्यादा फेल्यूर फेस किए हैं कि मुझे अभी फेल्यूर के बारे में कुछ भी फियर नहीं रहा है। मीन्स मैंने खुद को इतना ज़्यादा रोस्ट कंडीशन से गुजारा है कि मैं अब फेल्यूर को मेरी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए मेरे फेल्यूर का इस्तेमाल करने लगा हूँ। यहाँ तक कि मैंने मेरे फेल्यूर को एक्सपीरियंस कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे से बड़ा कोई लाइफ के अंदर फेल होने वाला इंसान आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो आपको मोटिवेशन की बातें बता रहा है। वो स्टूडेंट ने, वो पर्सन ने वो टाइम देख लिया जो कि एक बच्चा कभी भी गिव अप या फिर कभी भी उस ड्रीम को छोड़ देता था। हालांकि मैंने उस फेल्यूर को कन्वर्ट किया मेरे अपॉर्चुनिटी में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है कि आपको आपका उस सिचुएशन को देख के गिव अप नहीं करना है। उस कंडीशन को प्रॉपर वे से स्टडी करके, प्रॉपर वे से उसको अंडरस्टैंड करके, उसको कैलकुलेट करके आप उसको फेस करने का अप्रोच डिज़ाइन करेंगे और उस अप्रोच के साथ उस कंडीशन को मात देंगे। उस कंडीशन के प्रति आप अपना खुद का एक स्ट्रैटेजिक प्लान बना के उस कंडीशन को ओवरकम करेंगे और सक्सेस को अपने पैरों में खींच के लाएंगे। ये मेरा आपके प्रति बहुत बहुत ज़्यादा, मैं आपके प्रति ये फीलिंग रखता हूँ कि आप ये करेंगे और जो भी मेरे साथ जुड़ा है वो डेफिनेटली इस चीज़ को करेगा। ये मेरा आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा फेथ है और मैं अभी के लिए रुकना चाहूँगा। हमारे नेक्स्ट कंटेंट में तो मैं आपको हमारे स्ट्रीम के प्रति, अब ये हमारी भला स्ट्रीम क्या है, तो हमारी स्ट्रीम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड द लास्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। मीन्स ये चैनल उन बच्चों के लिए है जो कि EEC और आयन के बच्चे हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा चैनल यूज़फुल एज वेल एज हेल्पफुल है। हाँ, और एक बात, तो जो अनदर स्ट्रीम के बच्चे हैं, क्या वो इस चैनल को सब्सक्राइब न करें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एक सब्जेक्ट है, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड, वो एक कॉमन सब्जेक्ट है, वो सभी को देना पड़ता है। तो उस सब्जेक्ट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि उस चैनल उस सब्जेक्ट के लिए तो आप थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंट खुद को कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, ऑल व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, अभी के लिए हम रुकेंगे और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप देखते रहिए nitinmanohareacademy.education। ऑल राइट।